नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सबसे बड़ा दानी। सबसे बड़ा दानी, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन हरविंदर माकड़। प्राचीन समय की बात है। एक बार कपिल ऋषि ने ज्वालापुर राज्य के दरबार में आकर राजा ज्वाला सिंह से निवेदन किया, राजन, 10 वर्षों से मैं विश्व भ्रमण पर निकला हुआ हूँ। भ्रमण करते हुए जिस राज्य में भी मैं रुकता हूँ, उस राज्य के राजा के सहयोग से उस राज्य में मंगल कामना यज्ञ करता हूँ। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं आपके पास आया हूँ। आज्ञा दीजिए महर्षिवर, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? राजन, मुझे यज्ञ के हेतु 10 मन चंदन की सूखी लकड़ी, 101 शुद्ध देसी घी से भरे स्वर्ण कलश, 1 मन हवन सामग्री, उचित मात्रा में धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि चाहिए। साथ ही दान हेतु 1000 गायें चाहिए। ऋषिवर, और सब वस्तुओं का इंतजाम तो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन बरसात के इस मौसम में चंदन की सूखी लकड़ी मिलना असंभव है। लेकिन चंदन की लकड़ी के बिना यज्ञ कैसे संपन्न होगा राजन? ऋषिवर, इस समस्या का एक समाधान है। यज्ञ में चंदन की लकड़ियों के स्थान पर आम की लकड़ियों का प्रयोग किया जाए। महल में आम की सूखी लकड़ियों का पर्याप्त भंडार है। ठीक है राजन, अब इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है? ऋषिवर, हम अभी सारे सामान का इंतजाम करवाए देते हैं। ज्वाला सिंह का आदेश पाकर प्रधानमंत्री बलदेव सिंह तुरंत ही सारे सामान की व्यवस्था करने चला गया। तब राजा ज्वाला सिंह ने कपिल ऋषि से कहा, ऋषिवर, आपने हमसे जो मांगा वही हम आपको दे रहे हैं। हम समझते हैं कि इस दुनिया में हमसे बड़ा दानी कोई नहीं होगा। इस भुलावे में न रहिए राजन, यह सच नहीं है। क्या कहा? यह सच नहीं है? तो फिर सच क्या है ऋषिवर? राजन, नीलगिरी राज्य के राजा मालदेव के समान इस पृथ्वी पर और कोई दानी नहीं है। दानशीलता में दानवीर कर्ण और सत्यवेदिता में राजा हरिश्चंद्र के बाद उन्हीं का नाम लिया जाता है। ऐसा? ऋषिवर, क्या आप अपने कथन की सत्यता का कोई प्रमाण दे सकते हैं जिससे हमें आपकी कही बात पर विश्वास आ सके? क्यों नहीं राजन, सुनिए। एक बार मैं भ्रमण करता हुआ बरसात की ऋतु में नीलगिरी राज्य में पहुंचा। राजा मालदेव के महल में जाकर मैंने उनसे कहा, राजन, आपके राज्य में मंगल कामना यज्ञ करने हेतु मुझे आपका सहयोग चाहिए। आज्ञा कीजिए ऋषिवर। तब मैंने उनसे 10 मन चंदन की सूखी लकड़ी, 101 शुद्ध देसी घी से भरे स्वर्ण कलश, 1 मन हवन सामग्री व यज्ञ में काम आने वाले अन्य सामान देने को कहा। मेरा कथन सुन राजा मालदेव सोच में पड़ गए। यह देख मैंने उनसे कहा, क्या बात है राजन, मेरी मांग सुन आप किस सोच में पड़ गए? क्या आप मेरी मांग पूरी करने में असमर्थ हैं? नहीं नहीं, ऐसा न कहिए ऋषिवर। आपने यज्ञ हेतु हमसे जो भी सामान मांगा है वह आपको दिया जाएगा। राजा मालदेव ने उसी समय प्रधानमंत्री चंद्रावत से कहा, प्रधानमंत्री जी, हमारे महल के कक्षों में जितने भी किवाड़ हैं सब चंदन की लकड़ी के बने हैं। सभी को तुड़वा कर कपिल ऋषि को दे दो ताकि इनके यज्ञ में किसी प्रकार का विघ्न न आए। जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री आदेश की पूर्ति करने हेतु तुरंत ही महल से चला गया। तब मैंने राजा मालदेव से कहा, राजन, आपने यह क्या किया? मेरे यज्ञ हेतु आपने अपने महल के किवाड़ों को तुड़वाने का आदेश प्रधानमंत्री को क्यों दिया? ऋषिवर, इसके सिवा और कोई विकल्प भी तो नहीं था। इस समय वर्षा ऋतु का मौसम है, इसलिए ऐसे में चंदन की सूखी लकड़ी कहाँ मिलेगी? यज्ञ के लिए चंदन की सूखी लकड़ी कैसे न कैसे तो जुटानी ही थी। ओ राजन, मेरे यज्ञ के लिए आप अपने महल के किवाड़ तुड़वाएंगे? यह तो उचित न होगा। ऋषिवर, आपने मुझसे दान में यदि मेरे प्राण भी मांगे होते तो वह भी मैं आपको देता। महल के किवाड़ टूटने से यदि महल की शोभा खराब होती है तो हो जाए, पर आपको अपने दरबार से मैं निराश व खाली हाथ न जाने दूंगा। राजन, मैंने आपकी दानशीलता के बारे में जैसा सुना था वैसा ही आपको पाया है। राजा मालदेव ने मुझे दान में अपने महल के किवाड़ तोड़कर दे दिए, जिससे मैं मंगल कामना यज्ञ सुचारू रूप से कर सका। राजन, मैं जानता हूँ कि आपके महल में भी चंदन के किवाड़ जड़े हैं, पर आपने राजा मालदेव जैसी दानशीलता न दिखाते हुए चंदन की लकड़ी के बदले आम की लकड़ी देने को कहा। इस बात से आप स्वयं ही समझ जाइए कि आप ज्यादा दानी हैं या राजा मालदेव।
तो क्या आपके व्यर्थ के यज्ञ के लिए मैं भी अपने महल के बहुमूल्य किवाड़ तुड़वाकर आपको सौंप दूं? मेरी नजर में यह दानशीलता नहीं, अपितु सरासर मूर्खता है। राजन, आप में और राजा मालदेव में यही तो अंतर है। आप में सत्य बात सुनने का साहस नहीं है। आपको क्षण भर में ही क्रोध और आवेश आ जाता है, जबकि राजा मालदेव का कथन है कि सत्य उनकी माता है, दान उनका पिता है, ज्ञान और धर्म उनके दो भाई हैं, दया उनकी बहन है, शांति उनकी पत्नी और क्षमा उनकी संतान। बस बस, बहुत हो चुका कपिल ऋषि, बंद करो अब राजा मालदेव का यह गुणगान। राजन, जो सत्य है वह तो कहा ही जाएगा। मूर्ख ऋषि, तू ऐसे नहीं मानेगा, कहकर उसने तुरंत ही सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों, इस वाचाल ऋषि को ले जाकर कारागार में बंद कर दो, तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। सैनिकों ने तुरंत ही ज्वाला सिंह के आदेश का पालन किया। अब बता मूर्ख ऋषि कि संसार का सबसे बड़ा दानी कौन है? राजन, झूठ को सच कह देने से वह सच नहीं हो जाता। झूठ हमेशा झूठ ही रहेगा और सच यही है कि इस पृथ्वी पर राजा मालदेव सबसे बड़ा दानी है। कपिल ऋषि, लगता है अभी तेरा दिमाग ठिकाने नहीं आया है। कारागार में रहकर कुछ दिन चक्की चलाएगा तो तेरा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मैं तब भी यही कहूंगा राजन जो आज कह रहा हूँ। तब क्रोध में पांव पटकता हुआ ज्वाला सिंह वहां से चला आया। अगले दिन राजा ज्वाला सिंह ने अपने राज्य के मशहूर तांत्रिक महाकाल को बुलवाया। तांत्रिक महाकाल, आज हमने तुझे यहाँ एक विशेष प्रयोजन से बुलवाया है। आज्ञा दीजिए महाराज कि मुझे क्या करना है? महाकाल, हमें पता चला है कि नीलगिरी राज्य का राजा मालदेव बहुत ही दानी है, जिसके फलस्वरूप उसका यश चारों ओर फैला हुआ है। हम तुम्हारे द्वारा उसके यश को अपयश में बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग उसके नाम को श्रद्धा के स्थान पर घृणा से ले। यह कौन सा मुश्किल कार्य है महाराज? तांत्रिक महाकाल ने उसी समय तांत्रिक क्रिया संपन्न की, जिसके फलस्वरूप वहां एक भयंकर प्रेत की आकृति प्रकट हुई। हा 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 हा, हो, हा हा हा। आज्ञा दीजिए मेरे आका, आपने मुझे कैसे याद किया? शक्टार प्रेत, तुम्हें मानव का वेश धारण करके नीलगिरी राज्य में जाकर राजा मालदेव को अपने प्रभाव में लेना है और वहां मंत्री बनकर हर वह काम करवाना है जिससे राजा मालदेव का अपयश हो, लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगे। इस काम को करने के लिए तुझे वहां 2 वर्ष रहना होगा। जो आज्ञा महाकाल तांत्रिक। अगले ही पल प्रेत शीघ्र ही वायुमंडल में विलीन हो गया। उधर शक्टार प्रेत नीलगिरी राज्य की धरती पर जा उतरा। अब मुझे मानव का वेश धारण कर राजा मालदेव के दरबार में चलना चाहिए। तुरंत ही वह मानव के रूप में परिवर्तित हो राजा मालदेव के दरबार की ओर चल पड़ा। शीघ्र ही वह राजा मालदेव के दरबार में जा पहुंचा। महाराज, मेरा नाम शक्टार है। मैं आपके दरबार में मंत्री बनकर राज्य की सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन शक्टार, तुम में ऐसी क्या योग्यता है जो हम तुम्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर ले? महाराज, मैं ऐसा झूठ बोल सकता हूँ जिसे कोई सच प्रमाणित नहीं कर सकता है। ऐसा? ठीक है, तुम ऐसे कोई 2 झूठ बोलो जिसको हमारे दरबारी सच साबित न कर सके। यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लेंगे। महाराज, मेरा पहला झूठ सुनिए। एक दिन मैंने देखा कि कुछ गधों का काफिला जा रहा था। उनकी पीठ पर कुछ लदा हुआ था। तभी अचानक वर्षा होने लगी। वर्षा में भीगकर सभी गधे जलकर मर गए। भला वर्षा में भीगकर कोई कैसे जलकर मर सकता है? वाकई इतना बड़ा झूठ तो हमने कभी नहीं सुना। राजा मालदेव ने अपने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, है कोई ऐसा जो शक्टार के इस झूठ को सच सिद्ध कर दे? यह सुन सभी मंत्री व दरबारियों के मुंह लटक गए। यह देख मालदेव ने शक्टार से कहा, शक्टार, तुम्हारे पहले झूठ को कोई भी सच सिद्ध नहीं कर सका है, इसलिए अब तुम कोई दूसरा झूठ सुनाओ। ठीक है, मेरा दूसरा झूठ सुनिए महाराज। कुछ दिनों पहले मैंने जंगल में एक अद्भुत शिकारी देखा था जिसने एक हिरण पर तीर चलाया। उस एक ही तीर के वार से हिरण की एक टांग और एक कान घायल हो गए थे। यह कैसे संभव हो सकता है शक्टार? एक तीर से हिरण को 2 जगह कैसे चोट लग सकती है? एक तीर से तो एक ही स्थान पर चोट लगना संभव है। महाराज, आप शायद भूल रहे हैं, मैं सच नहीं झूठ बोल रहा हूँ। अब आप इस झूठ को अपने दरबारियों से सच करके दिखवाएं,
तो जानूं। शक्तार के इस दूसरे झूठ को भी कोई सच सिद्ध न कर पाया। यह देख मालदेव ने मुस्कुराकर शक्तार से कहा, शक्तार, निश्चय ही तुम कुटिल बुद्धि वाले हो। राजनीति में ऐसे ही कुटिल पात्र की आवश्यकता होती है, इसलिए हम तुम्हें नीलगिरी राज्य का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। यह मेरा अहोभाग्य होगा महाराज। तभी प्रधानमंत्री चंद्रावत ने मालदेव से कहा, महाराज, नीलगिरी राज्य का प्रधानमंत्री तो मैं हूँ। मेरे होते नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जा सकती है? प्रधानमंत्री जी, आप अब बूढ़े हो गए हैं। अब आप सेवा मुक्त होकर अपने घर पर ही आराम करें। इसी उद्देश्य से हमने आपके स्थान पर नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है। ओह! बूढ़े चंद्रावत ने तुरंत अपने सिर से प्रधानमंत्री की पगड़ी उतारी और उसे मालदेव को सौंप चुपचाप दरबार से निकल गया। लो शक्तार, प्रधानमंत्री की इस पगड़ी को स्वीकार कर प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो। शक्तार ने आगे बढ़कर मालदेव से पगड़ी ले ली और उसे सिर पर रख प्रधानमंत्री के रिक्त स्थान पर जा बैठा। उसी समय ज्वालापुर राज्य में राजा ज्वाला सिंह के सामने बैठा महाकाल तांत्रिक अट्टहास कर उठा। हा हा हा! क्या हुआ तांत्रिक महाकाल, तुम एकाएक हंसने क्यों लगे? हा हा हा! बात ही हंसने व खुश होने की है महाराज। नीलगिरी में पहुंचकर शक्तार प्रेत ने अपना मायाजाल फैला दिया है। वह राजा मालदेव का प्रधानमंत्री बन बैठा है। अच्छा? हाँ महाराज, प्रधानमंत्री बनकर अब शक्तार प्रेत राजा मालदेव के शरीर में काम, मद, लोभ नाम के दैत्यों का प्रवेश करवाएगा। ऐसा होने पर दानी, दयालु व प्रजावत्सल मालदेव अभिमानी, क्रोधी व दुष्ट स्वभाव का बन जाएगा। ओह, यही तो मैं चाहता हूँ महाकाल तांत्रिक। उधर नीलगिरी में प्रधानमंत्री शक्तार, आज से यह महल तुम्हारा है। आज से तुम इस महल में ही निवास करोगे। जो आज्ञा महाराज। रात्रि होने पर शक्तार ने काम, क्रोध, मद, लोभ नाम के 4 दैत्यों का आह्वान किया। शक्तार दैत्य, हमें क्यों याद किया है? तुम चारों जाकर इसी समय राजा मालदेव के शरीर में प्रवेश कर जाओ। चारों दैत्य तुरंत ही उड़कर राजा मालदेव के महल की ओर चल दिए। शीघ्र ही वे चारों मालदेव के शयन कक्ष में जा पहुंचे। मालदेव उस समय गहरी नींद में सोया हुआ था। चारों दैत्य बिना एक पल भी गवाए उसके शरीर में प्रवेश कर गए थे। अगले दिन जब राजा मालदेव सोकर उठे तो एक दासी प्रतिदिन की भांति चंदन मिला जल लेकर आई। उस जल से मालदेव मुंह धोया करता था। ओह, यह दासी तो बहुत सुंदर है। आज तक हमें इसकी सुंदरता का आभास क्यों नहीं हुआ? जब मालदेव ने चंदन मिले जल से मुंह धो लिया तो दासी कक्ष से बाहर जाने लगी। तभी, अरे महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? दासी, तुम बहुत खूबसूरत हो। हमारा आदेश है, हम जब भी सोकर उठा करें तुम हमें हमारी शैया के पास ही खड़ी मिला करो। जी महाराज। जाओ, अब तुम जाओ। दासी कक्ष से निकल तो आई, पर हैरत के मारे उसका बुरा हाल था। यह आज महाराज को क्या हो गया? कितनी बुरी नजरों से मुझे देख रहे थे। आज से पहले तो कभी महाराज ने मेरे साथ ऐसा छिछोरा व्यवहार नहीं किया। उस बेचारी को क्या पता था कि मालदेव के शरीर में कामदेव प्रवेश कर चुका था, जिसके वशीभूत होकर ही मालदेव ने उसका हाथ पकड़ा था। इधर ज्वालापुर राज्य में महाकाल तांत्रिक राजा ज्वाला सिंह से कह रहा था, महाराज, राजा मालदेव के शरीर में काम, क्रोध, मद, लोभ नाम के दैत्य प्रवेश कर चुके हैं। अब वह जो भी काम करेगा बुरा ही करेगा। अब भलमन साहत छिटक कर उससे दूर जा चुकी है। ओह, तब तो इस बात का परीक्षण करके देखना चाहिए महाकाल तांत्रिक। क्यों नहीं महाराज, आप निश्चय ही परीक्षण करके देखिए। ज्वाला सिंह उसी समय कारागार के उस कक्ष में पहुंचा जिस कक्ष में कैद कपिल ऋषि चक्की पीस रहे थे। कहिए कपिल ऋषि, क्या हालचाल है? राजन, हम ऋषि मुनि तो जंगल के वासी हैं, हर हाल में खुश रहना जानते हैं, यहाँ पर भी खुश हैं। कपिल ऋषि, लगता है तुम बहुत जीवित वाले मनुष्य हो। खैर, इन बातों को छोड़ो और बताओ, राजा मालदेव के विषय में तुम्हारी धारणा अभी भी बदली कि नहीं? राजन, राजा मालदेव के प्रति मेरी धारणा वही पहले जैसी ही है। उनके जैसा दानी, विद्वान व दयालु राजा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। ठीक है कपिल ऋषि, आज हम तुम्हारे इस कथन की सत्यता की जांच करना चाहते हैं। तुम्हें इसी समय मेरे साथ नीलगिरी राज्य चलना होगा। मैं वहां चलने को तैयार हूँ राजन।
ज्वाला सिंह उसी दिन कपिल ऋषि के साथ रथ में बैठ नीलगिरी राज्य की ओर चल दिया। आज इस दंभी व अभिमानी राजा का अभिमान टूट ही जाएगा। जब यह राजा मालदेव की दानशीलता स्वयं अपनी आंखों से देखेगा तो आश्चर्य से इसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उनका रथ जैसे ही नीलगिरी राज्य में प्रविष्ट हुआ, ज्वाला सिंह ने रथ रोक लिया। कपिल ऋषि, मैं यहीं पर रुककर तुम्हारे वापस लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। तुम राजा मालदेव के दरबार में जाओ और उससे दान में उसका सारा खजाना मांग कर लाओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं भी तुम्हारी तरह राजा मालदेव की दानशीलता का कायल हो जाऊंगा। ठीक है राजन। यह कह कपिल ऋषि उसी समय रथ से उतरकर नीलगिरी नगर की ओर चल दिए। हा हा हा। कपिल ऋषि, आज तुम्हें दान में मुंह मांगी वस्तु नहीं अपितु डांट फटकार मिलेगी। राजा मालदेव आज तुम्हें भरे दरबार में बुरी तरह प्रताड़ित करेगा। फिर कपिल ऋषि उसकी नजरों से ओझल हो गए। शीघ्र ही कपिल ऋषि राजा मालदेव के दरबार में जा पहुंचे। उन्हें देखते ही मालदेव कह उठा, आइए ऋषिवर, क्या आज भी आपको मंगल कामना यज्ञ हेतु चंदन की सूखी लकड़ी व अन्य सामग्री की आवश्यकता है? नहीं राजन, आज मैं दान में वह सब नहीं अपितु आपका सारा खजाना मांगने आया हूँ। यह सुन मालदेव ने हैरत से उनकी ओर देखा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया है कपिल ऋषि? क्या खजाना यूं ही मुफ्त में बंटा करता है? राजन, यह आप क्या कह रहे हैं? आज तो आपकी बात करने की शैली ही बदली हुई नजर आ रही है। कपिल ऋषि, मैंने अपनी बोलचाल की शैली ही नहीं बदली है अपितु मैं स्वयं भी सारा ही बदल गया हूँ। आज तक मैं मूर्ख बनकर दान में अपना सब कुछ लुटाता रहा। अब मैं दान में किसी को एक पाई भी नहीं दूंगा। खजाना देना तो दूर की बात है। मुझे भी नहीं दोगे राजन? तुम क्या मेरे कोई सगे हो जो तुम्हें अपना खजाना दे दूंगा? जाओ, निकल जाओ मेरे दरबार से और फिर कभी अपनी सूरत मुझे न दिखाना। अब मैं तुम जैसे पाखंडी ऋषि मुनियों की बात में आने वाला नहीं। ओह, बहुत अपमान हो चुका। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहरूंगा। यह सोच कपिल ऋषि तुरंत ही दरबार से निकल गए। मालदेव का यह रूप देखकर सारे दरबारी व मंत्री हक्के बक्के रह गए थे। आज महाराज को यह क्या हुआ? दान मांगने आए कपिल ऋषि को इस प्रकार अपमानित करके लौटा दिया। महाराज ने कपिल ऋषि को इस प्रकार अपमानित करके ठीक नहीं किया है। मेरी तो अभी भी समझ में यह नहीं आ रहा है कि दानवीर राजा ने ऐसा किया क्यों। दरबारियों को क्या पता था कि यह सब किया धरा राजा मालदेव के शरीर में प्रविष्ट क्रोध नाम के दैत्य का था। इधर जब कपिल ऋषि नगर के बाहर खड़े राजा ज्वाला सिंह के रथ के पास पहुंचे। कपिल ऋषि, यह क्या, तुम खाली हाथ ही वापस लौट आए? तुम तो राजा मालदेव से दान में उसका खजाना मांगने गए थे। क्या खजाना पीछे लद कर आ रहा है? राजन, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुमसे राजा मालदेव की झूठी प्रशंसा की थी। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम हार गए। राजन, मैं ही क्या, आज मेरा विश्वास भी हार गया है। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। तुम मुझे जो चाहे सजा दे सकते हो। ऋषिवर, मैं मालदेव की तरह नीच नहीं हूँ जो तुम्हारा अपमान करूंगा। अब आप स्वतंत्र हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं। कपिल ऋषि चुपचाप शर्मिंदा से वहां से चल दिए। तब गर्व में डूबे ज्वाला सिंह ने सारथी को आदेश दे अपना रथ अपने राज्य की ओर मुड़वा लिया। इधर कपिल ऋषि सोच रहे थे, दानी राजा मालदेव ने आज मेरे साथ ऐसा अपमान भरा व्यवहार क्यों किया? जरूर इसमें कोई राज है। इस राज को जानने के लिए मुझे माँ सरस्वती की आराधना करनी पड़ेगी। मुझे हिमालय पर्वत पर जाकर माँ सरस्वती की आराधना में लीन होना ही होगा। मन में यह निर्णय करते ही कपिल ऋषि हिमालय पर्वत की ओर चल दिए। इधर जब दरबार की समाप्ति पर मालदेव अपने महल में पहुंचा तो युवराज जयदेव ने उससे कहा, यह मैं क्या सुन रहा हूँ पिताजी महाराज? आज आपने दान मांगने आए एक ऋषि को डांट फटकार कर दरबार से भगा दिया। युवराज, हमें जो ठीक लगा हमने वही किया। तुम हमसे इस विषय में पूछने वाले कौन होते हो? पिताजी महाराज, चौंको मत युवराज और बेकार ही इस विषय में अपना हस्तक्षेप न करो। माना कि तुम हमारे इकलौते पुत्र हो, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम हमसे इस प्रकार की बातें पूछो। जाओ, आज के बाद फिर कभी ऐसा दुस्साहस न करना। मालदेव का यह कथन सुन युवराज जयदेव अपमानित सा पिता के कक्ष से बाहर निकल आया। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि पिताजी महाराज ने मुझे इस प्रकार डांटा हो।
पिताजी महाराज के स्वभाव को हो क्या गया है? पहले तो वे ऐसे न थे। उस शाम जब वह राज्य के नगर से चूड़ामणि की पुत्री वासवदत्ता से मिला तो पूरी तरह उदास था। क्या बात है युवराज, आज तुम्हारा मुंह उतरा हुआ क्यों है? वासवदत्ता, आज मेरे साथ बहुत अप्रत्याशित बात हुई। जयदेव ने वासवदत्ता को सारी बात विस्तार पूर्वक बता दी। सारी बात जानकर सचमुच महाराज ने कपिल ऋषि को दान न देकर ठीक नहीं किया। महाराज तो महादानी थे। आज तक उनके दरबार से कोई भी सवाली खाली हाथ नहीं गया। फिर कपिल ऋषि को उन्होंने इस प्रकार डांट फटकार कर क्यों भगा दिया? वासवदत्ता, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। जयदेव बुरी तरह परेशान हो उठा। उसकी यह अवस्था देख वासवदत्ता ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, युवराज, इस समस्या को कुछ समय के लिए भूल जाओ और जरा याद करो कि परसों क्या है। परसों क्या है? परसों होली है युवराज। क्या आप इस बार मेरे साथ होली नहीं खेलेंगे? क्यों नहीं खेलूंगा वासवदत्ता, हर वर्ष की भांति इस बार भी मैं तुम्हें टेसू के रंगों के साथ साथ अपने प्यार के रंग में बुरी तरह सराबोर कर दूंगा। युवराज, हर वर्ष की भांति आप मुझे इस बार होली के उपलक्ष्य में क्या उपहार देने वाले हो? वासवदत्ता, इस बार मैं तुम्हें बहुत ही बहुमूल्य उपहार देने वाला हूँ। जरा मैं भी तो उस बहुमूल्य उपहार के विषय में जानूं। तो सुनो, इस बार होली के दिन मैं पिताजी महाराज को तुम्हारे व अपने प्यार के बारे में बताने वाला हूँ। क्या? हाँ वासवदत्ता, होली के दिन मैं पिताजी महाराज से तुम्हारे और अपने विवाह की स्वीकृति पाकर ही रहूंगा। इस बार मेरी ओर से तुम्हें होली का यही उपहार मिलेगा। ओह! वासवदत्ता शर्म से दोनों हाथों में अपना मुंह छिपा उद्यान के द्वार की ओर भाग ली। होली के दिन राजा मालदेव प्रधानमंत्री शक्तार से बोला, प्रधानमंत्री, आओ, आज तुम हमारे साथ नगर भ्रमण पर चलो। आज हम तुम्हें अपने राज्य में खेले जाने वाली होली के रंग दिखाएंगे। नेकी और पूछ-पूछ। चलिए महाराज, मैं तैयार हूँ। कुछ देर बाद ही मालदेव का रथ नीलगिरी नगर की सड़कों पर दौड़ रहा था। शक्तार उसके साथ था। इधर वासवदत्ता की सखियां वासवदत्ता के पास पहुंची। वासवदत्ता, क्या आज हमारे साथ होली नहीं खेलोगी? क्यों नहीं, आओ भवन के उद्यान में चलकर आपस में होली खेलते हैं। वासवदत्ता होली खेलने के लिए अपनी सखियों के साथ अपने भवन के उद्यान में आ गई और फिर वह पूरे हर्षोल्लास के साथ सखियों से होली खेलने लगी। यही वह समय था जब राजा मालदेव का रथ नगर से चूड़ामणि के भवन के नीचे से गुजरा। उधर वासवदत्ता अपनी एक सखी से कह रही थी, मोहंती, बच सको तो मेरी पिचकारी की धार से बचो। अच्छा? तब वासवदत्ता ने अपनी पिचकारी की धार मोहंती की ओर छोड़ दी थी। मोहंती तत्काल ही पिचकारी की धार से बचने के लिए नीचे की ओर झुक गई। फलस्वरूप, अरे! मालदेव पूरी तरह रंग में सराबोर हो गया। इधर यह सब देख वासवदत्ता जड़ सी अपने स्थान पर खड़ी रह गई। ओह, यह क्या अनर्थ हो गया! अब क्या होगा? अपने को रंग में भीगा देख मालदेव क्रोध में तमतमा उठा। मैं अभी जाकर इस उद्दंड युवती को इसकी उद्दंडता का दंड देता हूँ। ठहरिए महाराज, ऐसा अनर्थ न करना। देख नहीं रहे हैं आप कि आप पर रंग फेंकने वाली युवती कितनी सुंदर है? उसे डांटने के स्थान पर आप जाकर उसके साथ जी भरकर होली खेलिए और उसे होली का उपहार भी दीजिए। यह तुम क्या कह रहे हो शक्तार? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज। यह युवती अनुपम सुंदरी है। इसे तो आपकी रानी बनना चाहिए। जाइए, जाकर युवती को इस बात की सूचना दीजिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो शक्तार। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।